तो दोस्तों वेलकम टू ऑल। देखिए, इससे पहले जो पार्ट फर्स्ट था उसमें हम लोगों ने 1 से लेकर 100 तक के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे उनके बारे में डिस्कस किया था। देखिए, पार्ट सेकंड है, तो इसमें हम लोग क्या है 100 से आगे जितने भी आर्टिकल्स हैं 100 से लेके और 395 तक जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं 105 आर्टिकल में क्या है। तो आर्टिकल 105 में लिखा गया, संसद की जो समितियाँ बनाई जाती हैं उनकी कैसी शक्तियाँ रहेंगी, उनके क्या विशेषाधिकार रहेंगे। तो अगर आपने संसद की समितियों के बारे में सुना होगा तो आपने कुछ नाम जरूर सुने होंगे। जैसे मैं नाम यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। इसी तरीके से एक प्राक्कलन समिति भी होती है। तो ये दो चार समितियाँ हैं जो संसद के द्वारा बनाई जाती हैं। तो उन शक्तियों के क्या विशेषाधिकार रहेंगे, ये सारी नॉलेज हमें किस में मिलती है, आर्टिकल 105 में मिलती है। उसी तरीके से हम लोग आगे चलते हैं। आर्टिकल 108 में क्या है, आर्टिकल 108 में क्या है कि कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो संयुक्त बैठक क्या होती है, जब कोई भी प्रस्ताव है एक सदन के द्वारा स्वीकृत हो जाता है, दूसरे सदन के द्वारा उसको अस्वीकार कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा, देखिए ये क्वेश्चन भी एक बार आ चुका है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है या संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो ये क्वेश्चन एक बार आया था कि संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो इसका जो आंसर होगा वो राष्ट्रपति होगा। अगर यहाँ से ये पूछ लिया जाए कि संयुक्त बैठक जब होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो उसका आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए, यहाँ पर एक ट्रिक भी हम लोग लगा सकते हैं। यहाँ पर लिखा है संयुक्त बैठक एक साथ, तो अब यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर आप लोग एक साथ भी याद रख सकते हैं। 7 और 8 में थोड़ा सा कॉम्बिनेशन निकल रहा है, तो अब 7 और 8 को मिला के आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो किस में, 108 में। इसी तरीके से आर्टिकल 109 में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आर्टिकल 109 में लिखा है धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। तो देखिए, कुछ धन विधेयक होते हैं, उनके संबंध में क्या विशेष प्रक्रिया है, इसका प्रावधान हमें 109 में दिया गया है। आगे हम लोग चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई बार पेपर्स में पूछा जा चुका है कि धन विधेयक की परिभाषा किस में दी गई है। तो यहाँ से हम लोग ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 110 में हमें धन विधेयक की परिभाषा मिलती है। अब देखिए, एक चीज़ यहाँ से और समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हम लोग केंद्र की शक्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो केंद्र के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे राज्य के बारे में। तो इसी तरीके से अभी केंद्र के बारे में पढ़ रहे हैं, तो केंद्र में जो धन विधेयक होगी उसकी क्या परिभाषा होगी। आगे हम लोग पढ़ेंगे राज्य में क्या धन विधेयक की परिभाषा होगी। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों के आर्टिकल्स अलग अलग हैं। इसी तरीके से हम लोग आगे चलते हैं। जो आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 112 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण। देखिए, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे संविधान में कभी कहीं पर भी बजट का प्रयोग नहीं किया गया है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है कि भारतीय संविधान में बजट का प्रयोग कहाँ मिलता है। तो हमारे यहाँ बजट का प्रयोग नहीं किया गया है, हमारे यहाँ सिंपली किसका प्रयोग किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण का। देखिए, वार्षिक वित्तीय विवरण किस में है, 112 में। तो यहाँ से हम लोग ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण मिलता है। आगे हम लोग देखते हैं आर्टिकल 122 में। 122 में क्या है, न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किए जाना। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार पूछा जा चुका है। उस आर्टिकल का नाम बताइए जिसमें न्यायालय संसद में जो भी कार्यवाही होगी उसकी जांच नहीं कर सकती है। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा कानून है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। आगे हम लोग देखते हैं आर्टिकल 1, 2, 3। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, 123 को। तो 123 में क्या है, 123 में एक ऐसी शक्ति राष्ट्रपति को दी है जिससे वह अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी कब करेगा, जब संसद का कोई भी सदन सत्र में नहीं होगा, यानी जब संसद नहीं होगी, यानी राज्यसभा और लोकसभा नहीं होगी अस्तित्व में। राज्यसभा तो एक परमानेंट सदन है, अगर लोकसभा अस्तित्व में नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, राष्ट्रपति की एक शक्ति दी है जिसमें वह अध्यादेश को लागू कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, बहुत सिंपल है, 1, 2, 3 याद रखिए बस, और कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसी तरीके से आगे हम लोग चलते हैं, आर्टिकल 1 to 4। 1 to 4 का मतलब देखिए, यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना का प्रावधान किया गया वो आर्टिकल 124 में इसका प्रावधान मिलता है। बहुत सिंपल आर्टिकल है, आप लोग आराम से याद कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय देश का सबसे बड़ा न्यायालय है और जिसका प्रावधान मिलता है हमें 1 to 4 में। इसी तरीके से हम लोग आगे चलते हैं। आगे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो 126 है, 1 to 6। तो इसमें क्या है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसी के बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति किस प्रकार होती है, ये आर्टिकल 126 में बताया गया हमें। उसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कई बार आ चुका है, ये यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर क्या है,
डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल 129 में ये कहा गया है। आप लोग इसको याद रखना, एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे हम लोग देखते हैं 137 137 लिखा है, निर्णय आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्अवलोकन। किसी भी केस में यदि उच्चतम न्यायालय कोई निर्णय दे देता है तो उसका पुनर्अवलोकन का भी अधिकार है। मतलब वो फाइलें दोबारा खुलवा सकता है, वो निर्णय दोबारा दे सकता है उस पर, जिस पे एक निर्णय पहली बार दिया जा चुका है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप लोग याद रखिए 137। इसी तरीके से आगे हम लोग चलते हैं, लिखा है 143 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। देखिए यहाँ पर कुछ बातें हमें समझनी होगी। परामर्श तो करता है राष्ट्रपति परामर्श करता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो भी परामर्श दिया जाएगा उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होगा। यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ समझने वाली यही है कि राष्ट्रपति सलाह तो ले सकता है, परामर्श तो ले सकता है उच्चतम न्यायालय से, लेकिन उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो भी परामर्श दिया जाएगा उसको राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है एक बार, तो यहाँ पर हम लोग याद रखेंगे आर्टिकल 143 में क्या है। इसी तरीके से हम लोग आगे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों वो सारे आर्टिकल्स दिए हैं जो कभी किसी न किसी पेपर्स में पूछे जा चुके हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। मैं समझता हूँ वीडियो लेक्चर को 2-3 बार देखेंगे तो आराम से याद हो सकते हैं। एक्चुअली हमें क्या करना है, सारे आर्टिकल्स याद नहीं करने। 395 आर्टिकल्स हैं, संशोधन के बाद तो 400 से भी ज़्यादा हो गए, तो 400 से ज़्यादा आर्टिकल्स हम लोग एक बार में याद नहीं कर सकते। तो इसी क्रम में हमें क्या करना है, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको याद करना है, और हमें एक नीति बनानी है, जिस पहलवान से हमें लड़ना है उसी के दाव पेच उस पर यूज करने हैं। कहने का मतलब सीधा है कि जो आर्टिकल पहले पेपर्स में पूछे जा चुके हैं उन्हीं पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। आगे हम लोग चलते हैं, आर्टिकल 148 148 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ IMP। तो इसका मतलब क्या है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन से आर्टिकल में है, 148 में, 148 में। इसी तरीके से देखिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल 153 में क्या है, राज्यों के जो राज्यपाल होंगे, जिस तरीके से केंद्र में राष्ट्रपति होता है उसी तरीके से क्या है, राज्यों में राज्यपाल होते हैं। तो ये बात किस में कही गई है, 153 में, 153 में। आगे हम लोग चलते हैं, राज्यपालों की नियुक्ति कैसे होगी, ये भी आर्टिकल इम्पोर्टेंट है 155। देखिए कुछ आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे राज्यों में राज्यपाल कौन सा आर्टिकल है, मुख्यमंत्री के लिए कौन सा आर्टिकल है, प्रधानमंत्री के लिए कौन सा आर्टिकल है। ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इनको मैंने इसमें पढ़ाया भी है। तो आप लोग क्या करेंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स अपने मन में ज़रूर याद करके रखेंगे। प्रधानमंत्री के लिए कौन सा आर्टिकल है, मुख्यमंत्री के लिए कौन सा आर्टिकल है, राज्यपाल के लिए कौन सा आर्टिकल है, राष्ट्रपति के लिए कौन सा आर्टिकल है, क्योंकि ये आर्टिकल क्या है, मिलान में पूछे जाते हैं। आगे हम लोग इसी तरीके से चलते हैं, आर्टिकल 159 में क्या है, राज्यपाल के द्वारा जो भी शपथ ली जाती है, शपथ कैसी होगी इसका प्रावधान किया गया है। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं आर्टिकल 161। आर्टिकल 161 में क्या कहा गया, क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार, लघुकरण करने की राज्यपाल की शक्ति। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास भी बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। वो किसी भी व्यक्ति का जो भी सज़ा न्यायालय द्वारा दी गई है उसको माफ़ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल क्या कभी फांसी की सज़ा माफ़ नहीं कर सकता। डिफरेंस समझिए, राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति फांसी की भी सज़ा को माफ़ कर सकता है, ये मेन डिफरेंस है। बाकी सारी शक्तियाँ समान है राष्ट्रपति और राज्यपाल की। सज़ा को वो छोटा भी कर सकता है, बिल्कुल माफ़ भी कर सकता है, ठीक है ना। ये सारे आर्टिकल्स, ये बात हमें किस में मिल रही है, आर्टिकल 161 में मिल रही है। इसी तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, आर्टिकल 162। आर्टिकल 162 में कहा गया राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस तरह से होगा, आर्टिकल 162 में कहा गया है। देखिए दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आप लोग क्या करिए, अपनी प्लेबैक स्पीड को बढ़ा लीजिए, जिससे क्या है ये आप सारे आर्टिकल्स बहुत जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। आर्टिकल को 1-2 बार देखोगे तो आराम से याद हो सकते हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, आर्टिकल 163 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखिए अभी हम लोग जिसकी बात कर रहे थे, तो आर्टिकल 163 में कहा गया राज्यपाल को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद का जो वर्णन किया गया है वो किस में किया गया है, 163 में किया गया है। इसी तरीके से आर्टिकल 164 में क्या है, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अब देखिए यहाँ से हम लोग एक बात और समझ लेते हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री के बारे में, अगर आपसे पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है, तो यहाँ पर देखिए मंत्रिपरिषद हमें देखने को मिला और मंत्री देखने को मिला।
तो अगर मुख्यमंत्री आपसे पूछा जाएगा तो मुख्यमंत्री के लिए आर्टिकल होगा 164। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि मुख्यमंत्री का वर्णन हमें कौन से आर्टिकल में मिलता है, तो आर्टिकल 164 में मिलता है। यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग चलते हैं आर्टिकल 165 राज्य का महाधिवक्ता। तो ये 165 में है, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई बार पेपर्स में पूछा जा चुका है, इसलिए यहाँ से इसको याद रखेंगे। आगे हम लोग चलते हैं आर्टिकल 169, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखिए जिस तरीके से लोकसभा का गठन है, राज्यसभा का गठन है, उसी तरीके से राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद का गठन है। दो चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी, दो चीज़ें होती हैं, एक तो केंद्र और एक होता है राज्य। देखिए केंद्र में क्या है, जो संसद बनती है वो किससे किससे बनती है। केंद्र में दो सदन होते हैं जिनको हमें याद रखना है, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। उसी तरीके से अगर हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य में भी दो सदन होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। यहाँ से देख लीजिए विधान परिषद। तो ये दोनों सिमिलर हैं, इसको अगर आप इन संरचनाओं को याद रखते हैं तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। उसी तरीके से यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला कौन सा है, राज्य में जो विधान परिषद का गठन होगा वो कौन से आर्टिकल से होगा। तो यहाँ पर हमारा आर्टिकल होगा 169। अभी ये करंट का ही क्वेश्चन चल रहा है कि एक और ऐसा स्टेट है जिसमें विधान परिषद का गठन हो रहा है। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा सही, ये कौन सा है, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में क्या है, अब विधान परिषद बनने वाली है। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं विधानसभाओं की संरचना। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, आर्टिकल कभी कभी कन्फ्यूजन में आ जाता है कि विधानसभा का वर्णन किस में है, विधान परिषद का वर्णन किस में है। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रख सकते हैं, जो बड़ा है उसका पहले होगा, जो छोटा है उसका बाद में होगा। तो यहाँ पर बड़ा सदन कौन सा, विधान परिषद, छोटा सदन कौन सा, विधानसभा। इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं। आगे हम लोगों देखते हैं 174 में क्या है, राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन। तो राज्य का जो विधानमंडल है उसको उसके कैसे सत्र होंगे, सत्रावसान मतलब सत्र कैसे समाप्त होंगे, और उसका विघटन किस तरीके से किया जाएगा, ये हमें 174 में देखने को मिलता है। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। 178 में क्या है, 178 में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। देखिए जिस तरीके से लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है उसी तरीके से विधानसभा का भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है। इसको आप लोग यहाँ से याद रखेंगे, आर्टिकल 178 में इसका वर्णन है। इसी तरीके से मैं आपको पहले ही बता रहा था, केंद्र में जो धन विधेयक होता है उसके लिए अलग आर्टिकल है, राज्य में जो धन विधेयक होता है उसके लिए अलग आर्टिकल है। यहाँ से देख लीजिए, अभी हम लोग केंद्र के बारे में बात कर रहे थे, अब हम राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो राज्य का जो धन विधेयक की परिभाषा दी गई है वो 199 में दी गई है। आगे हम लोग चलते हैं, देखिए वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। तो वार्षिक वित्तीय विवरण क्या है, जिसको हम लोग बजट कहते हैं। तो बजट के बारे में, बजट एक ओरिजिनल शब्द कहीं नहीं आया पूरे संविधान में, इसको एक नाम से परिभाषित किया गया, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राज्य का जो वार्षिक वित्तीय विवरण है वो हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 202 में, और इससे पहले हम लोग बात कर चुके थे वो केंद्र का था। आगे हम लोग चलते हैं, आर्टिकल 214। देखिए आर्टिकल 214 में क्या है, उच्च न्यायालय। इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे उच्चतम न्यायालय की, अब हम बात कर रहे हैं उच्च न्यायालय की, यानी हाई कोर्ट की। तो हर राज्य के पास अपना अपना हाई कोर्ट होगा। कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके पास हाई कोर्ट नहीं है, तो कुछ राज्य क्या है, संयुक्त रूप से उन्होंने अपना एक हाई कोर्ट अलग बना रखा है, केंद्र के द्वारा ये प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर 214 आर्टिकल जो है उसमें हमने देखा कि राज्यों के लिए जो हाई कोर्ट है वो उसका वर्णन हमें 214 में मिलता है। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं, आर्टिकल 215। देखिए भाई सेम हम इससे पहले ही पढ़ चुके थे, अभिलेख न्यायालय, उच्चतम न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय है और उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का मतलब ये है कि जितने भी निर्णय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए जाएंगे वो एक अभिलेख की तरह रखे जाएंगे, उनको फ्यूचर के लिए बहुत संभाल के रखा जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं अभिलेख न्यायालय। आगे हम लोग चलते हैं 222, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरण। तो ट्रांसफ़र की भी इनको देखिए, ये ट्रांसफ़र पे भी जाते हैं। तो एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दूसरे उच्च न्यायालय में भी जा सकता है। ये बात हमारी 222 से प्रूव होती है। आगे हम लोग चलते हैं आर्टिकल 226। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 226 कई बार पूछा जा चुका है। यहाँ से एक डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसा डिफरेंस समझाऊंगा जो आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। देखिए आर्टिकल 226 में जो भी शक्ति उच्च न्यायालय को दी गई है वही शक्ति आर्टिकल 32 के द्वारा उच्चतम न्यायालय को दी गई है। तो उच्चतम न्यायालय भी क्या करता है, कुछ रिटें जारी करता है। उसी तरीके से क्या है 226 के अनुसार उच्च न्यायालय भी कुछ रिटें जारी कर सकता है। अब रिटें कौन कौन सी हैं इसके लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। आगे हम लोग चलते हैं आर्टिकल 227, सभी न्यायालय के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति।
तो क्या है, उच्च न्यायालय से जितने छोटे न्यायालय होते हैं उनकी सभी की जो अधीक्षण की शक्ति है वो किसके पास है, उच्च न्यायालय के पास है। तो उच्च न्यायालय क्या कर सकता है, किसी भी न्यायालय की जांच कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के। आगे हम लोग चलते हैं, छोटे जो न्यायालय होते हैं जैसे जिला कोर्ट हो गया और ये सब न्यायालय हैं, तो उनकी जांच कर सकता है। आगे हम लोग देखते हैं आर्टिकल 233। आर्टिकल 233 में क्या है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, जैसा कि हम लोग अभी पीछे बता रहे थे, इसको हम लोग डीजे भी कहते हैं। डीजे का मतलब होता है, डीजे वो डांस वाला डीजे नहीं, डीजे का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट जज का मतलब जिला न्यायाधीश। आगे हम लोग चलते हैं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन। तो यहाँ पर हमें 239 से पता लगता है कि संघ राज्य क्षेत्र जो होंगे उनका प्रशासन कैसे होगा। कुछ संघ शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर हमने देखा कि विधानसभा है, जैसे दिल्ली और पांडिचेरी। तो यहाँ पर क्या विधानसभा है, तो विधानसभा के माध्यम से हो जाता है। लेकिन कुछ संघ राज्य क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ का प्रशासन का बर्डन किस में है, 239 में है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसी तरीके से 243 घ स्थानों का आरक्षण। तो ये 243 है, पंचायतों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर लिख देता हूँ पंचायत। तो पंचायतों के बारे में हमें यहाँ पर थोड़ा जगह कम है, आप लोग देख लेना। तो पंचायतों के बारे में हमें बताया। अब ये घा जो है ना, घा को आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हो, ABCD। तो यहाँ से हम लोग का खा गा जैसे बोलते हैं ना हिंदी में, का खा गा घा, उसी तरीके से आप इंग्लिश में भी इसको याद कर सकते हो, A B C और D। इसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं 243 D में। घा अगर आप नहीं याद कर पाते तो यहाँ पर D याद कर लीजिए। 243 D में क्या है, स्थानों का आरक्षण बताया गया है कि पंचायत के जो सदस्य होंगे उनके लिए स्थानों का आरक्षण कैसे होगा। इसी तरीके से हम लोग, ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, एक बार पेपर में पूछा जा चुका है, वित्त आयोग के बारे में, ठीक है ना। तो वित्त आयोग की स्थापना का जो प्रावधान है वो 243 झा में है। अब आप लोग झा याद नहीं कर पाओगे तो आई याद कर लेना, 243 आई। इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं, हिंदी में भी याद कर सकते हैं। तो 243 आई से आप लोग समझ जाएंगे कि जो वित्तीय आयोग है उसके बारे में जो जिक्र मिलता है वो 243 आई में मिलता है। आगे इसी क्रम में हम लोग चलते हैं 244। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इनको हम लोग थोड़ा थोड़ा ज़रूर, एक बार कोई भी पेपर देने जाओ आप इनको ज़रूर एक बार पढ़ के जाना, क्योंकि यहाँ से 100% आर्टिकल्स मिलेंगे। अब 244 में क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के क्षेत्रों में प्रशासन। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है कि अब देखिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के बारे में आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि स्पेशल प्रावधान इनके लिए किए गए हैं। तो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का प्रशासन कैसे होगा, आर्टिकल 244 में बताया गया है। इसी तरीके से आर्टिकल 245 में क्या बताया गया, संसद द्वारा राज्य और राज्य विधानमंडलों के द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। तो विधियों का विस्तार किस तरीके से होगा, आर्टिकल 245 हमें बताता है। संसद और राज्य विधानमंडल, अब विधानमंडल है ना, तो देखिए यहाँ से हम लोग थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ संसद बोला तो संसद में 2 सदन आ गए। 2 सदन कौन से हैं, लोकसभा, इससे पहले हम लोग जिक्र कर सके थे, और राज्यसभा। इसी तरीके से राज्य विधानमंडल, विधानमंडल का मतलब भी 2 है। कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ सिर्फ विधानसभा है। तो यहाँ पर अगर विधानमंडल की बात करेंगे तो विधानसभा और विधान परिषद। तो ये आपको डिफरेंस यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। सॉरी, एक सेकंड, हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं। चलिए, तो आगे हम लोग इसी क्रम में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आर्टिकल 249 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर्स में पूछा जा चुका है। राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बना सकती है कौन, संसद। तो संसद को एक अधिकार मिला है जो राज्य सूची के किसी भी विषय पर अपना नियम बना सकती है। तो यहाँ पर एक चीज़ और हम लोग समझ लेंगे कि हमारे पास टोटल कितनी सूचियाँ, 3 सूचियाँ हैं। नंबर 1 संघ सूची, नंबर 1 संघ सूची, नंबर 2 राज्य सूची, नंबर 3 समवर्ती सूची। ठीक है, शॉर्ट में समझा रहा हूँ, जल्दी जल्दी समझ लिए। संघ सूची जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, समवर्ती सूची जिस पर दोनों सरकारें कानून बनाती हैं, संघ और राज्य दोनों। ठीक है ना। लेकिन केंद्र ने जो कानून बनाया है, अगर मतभेद होता है तो केंद्र का मान्य होगा, राज्य का मान्य नहीं होगा। इसी तरीके से राज्य सूची पर कानून बनाने का जो संसद की शक्तियाँ हैं वो 249 आर्टिकल में। आगे हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल 250। यदि आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की संसद की शक्ति। देखिए, संसद को विशेषाधिकार मिला है, वो राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। तो यहाँ से हमें ये बात समझनी पड़ेगी, ये दोनों आर्टिकल यही बता रहे हैं। तो आर्टिकल 249 और 250 में सेम बात कही गई है, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। 250 जब आपसे पूछा जाएगा तो आपातकाल याद रखोगे आप,
ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। 252, दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति। अब देखिए ये है, अगर दो राज्य आपस में सहमत हों तो संसद क्या कर सकती है, किसी भी कानून का निर्माण कर सकती है। तो राज्यों के लिए क्या कर सकती है, कानून निर्माण करने की शक्ति किसको प्राप्त है, संसद के लिए प्राप्त है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इनको एक बार जरूर आप लोग देख के जाना, क्योंकि यहाँ से पेपर में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं आर्टिकल 253। तो 253 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावित करने के लिए विधान। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित जितनी भी जानकारी हमें मिलती है वो आर्टिकल 253 में मिलती है। ठीक है ना, हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ हमें हेडलाइन याद रखनी है कि उस आर्टिकल में क्या कहा गया है। हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम मेंस का पेपर नहीं देने जा रहे, सिर्फ प्री का पेपर दे रहे हैं। मेंस के लिए अगर आप क्लास करोगे तो उसमें ये सारे आर्टिकल बहुत डिटेल से पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें हमें लिखना पड़ता है। आगे इसी क्रम में हम लोग चलते हैं। इसी क्रम में आगे लिखा है आर्टिकल 257 में, कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। देखिए संघ क्या है, संघ का मतलब केंद्र है, यहाँ संघ का मतलब केंद्र सरकार। केंद्र सरकार क्या करती है, राज्यों पर पूरी तरीके से नियंत्रण रखती है। यही बात हमें क्या कह रहे हैं, आर्टिकल 257 में कही जा रही है। संघ अगर चाहे तो राज्य को पूरी तरीके से नियंत्रण में रख सकता है। आगे हम लोग देखते हैं आर्टिकल 262 के अनुसार। आर्टिकल 262 में क्या है, कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं, देखिए यहाँ से कुछ हमें समझने का प्रयास करते हैं। अंतर्राज्य की नदी दोनों जल संबंधी विवादों का निर्णय। जैसे कोई भी नदी है, यदि वो 2 स्टेट से होकर जा रही है, तो यहाँ पर क्या है, तीनों स्टेट में आपस में जो इसका जल क्षेत्र है उस पर विवाद अगर होता है तो इसका जो निर्णय किया जाएगा वो कौन से आर्टिकल से किया जाएगा, आर्टिकल 262 में। 262 में यही कहा गया है कि अगर कोई नदी है वो किसी राज्य क्षेत्र से जाती है तो उसका जो जल संबंधी विवाद का निर्णय है वो किससे किया जाएगा, आर्टिकल 262 के अनुसार किया जाएगा। तो ये भी हमारे संविधान में लिखा है। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। आर्टिकल 263 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अंतर्राज्यीय परिषद। तो अंतर्राज्यीय परिषद क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो अंतर्राज्यीय परिषद क्या है, कभी कभी ऐसा होता है स्टेट में लड़ाई हो जाती है, राज्य में कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनमें मतभेद हो जाते हैं। तो मतभेद ना हो इसके लिए क्या है, एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है, जिसमें क्या है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होंगे। ठीक है ना, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य होंगे और केंद्र सरकार के कुछ कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होते हैं। तो ये हमें याद रखनी पड़ेगी कि ये पूरा एक बहुत बड़ा एक परिषद होती है, एक पूरा पैनल होता है। यदि किसी भी 2 स्टेट में लड़ाई हो जाए या 3 स्टेट में किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाए तो ये परिषद उसमें हस्तक्षेप करके उसका विवाद का निपटारा करती है। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। आर्टिकल 265 में क्या कहा गया, विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाए। कोई भी कर लगाया जाएगा वो विधिपूर्ण होगा, ये आर्टिकल 265 में हमें देखने को मिलता है। इसी तरीके से 267 में क्या है, 267 में क्या है, आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि का मतलब यदि हमारे ऊपर कोई, हमारे देश में कोई दैवीय आपदा आ जाए, कोई बाढ़ आ जाए, इस तरीके की कोई समस्या आ जाए तो उसके लिए हमारे संविधान में क्या है, एक 267 में क्या है, आकस्मिक निधि का प्रावधान किया गया है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुके हैं यहाँ से क्वेश्चन कई। अब आर्टिकल 280 के अनुसार हम लोग देखते हैं वित्त आयोग। वित्त आयोग एक अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। वित्त आयोग किसके द्वारा निर्मित होते हैं, किसके द्वारा बनाए जाते हैं, यहाँ पर थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। वित्त आयोग की जो स्थापना है वो कौन, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और हर 5 साल बाद की जाती है। ठीक है, अब वित्त आयोग का काम क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। वित्त आयोग का काम होता है जो कर लगाए जाते हैं राज्य द्वारा और केंद्र द्वारा, जो भी कर वसूले जाते हैं उनकी पूरी जानकारी रखना। ठीक है ना, इस तरीके से वित्त से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो सभी वित्त आयोग के द्वारा किए जाते हैं। तो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट एक बॉडी है, तो इसको आप लोग याद रखोगे वित्त आयोग को। आर्टिकल 280 कई बार पेपर्स में पूछा जा चुका है, पीसीएस का तो पैट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, पीसीएस में बहुत बार रिपीट हुआ है। आगे हम लोग चलते हैं। आगे 301 व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। तो यहाँ पर हमारा जो संविधान है उसमें ये लिखा है कि आप व्यापार भी कर सकते हो, वाणिज्य भी कर सकते हो, ये सब आपको स्वतंत्रता मिली हुई है। ठीक है ना, आगे हम लोग चलते हैं। आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 में क्या है, अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में कहा गया। कुछ अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे हम जानते भी हैं बहुत सारे यूपीएससी के द्वारा जो पेपर्स कराए जाते हैं उनमें कुछ अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में हमारे संविधान में भी लिखा गया है। आगे हम लोग चलते हैं। आर्टिकल 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, इंपॉर्टेंट है,
यही इम्पोर्टेंट है। देखिए जो भी आपके द्वारा पेपर दिए जाते हैं, कुछ आयोग के द्वारा जो पेपर कराए जाते हैं, यहाँ पे उसका सारा बर्डन मिलता है आर्टिकल 315 के अनुसार, ठीक है ना। आर्टिकल 315 में सब कुछ लिखा है कि संघ के लिए कैसा लोक सेवा आयोग रहेगा और राज्यों के लिए क्या क्या प्रावधान है लोक सेवा आयोग के। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आया है। तो अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में शायद एक बार कानूनगो में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो यहाँ से 312 में आप लोग याद रखोगे। आगे हम लोग चलते हैं 317, लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना और निलंबित किया जाना। तो देखिए अगर कोई भी व्यक्ति है अपने पद पर रहकर कोई भी कदाचार या कुछ कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसको हटाने की भी प्रक्रिया का जिक्र मिलता है। तो आर्टिकल 317 के अनुसार क्या है, लोकसभा के सदस्य को किस तरीके से हटाया जाएगा, किस तरीके से निलंबित किया जाएगा, ये सब आर्टिकल 317 में हमें देखने को मिलता है। इसी तरीके से आर्टिकल 323 काम है, प्रशासनिक अधिकरण है। प्रशासनिक अधिकरण क्या है, ये अमेंडमेंट है, कुछ समझौता। देखिए मैंने बताया था जिसके आगे का लगा है खा लगा है, इसका मतलब ये है कि हमारे संविधान में संशोधन हुए हैं, ये मूल संविधान के अंग नहीं है, तो इनको बाद में जोड़ा गया। इसको आप एज इट इज जैसा भी है इसको याद रख लीजिए। 323 काम है, प्रशासनिक अधिकरण है, कई बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे हम लोग 323 खा के बारे में, अन्य विषयों के लिए अधिकरण, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखना 323 का। आगे हम लोग देखते हैं 326, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के लिए निर्वाचक तथा वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। देखिए सभी लोग जानते हैं, जितने भी वयस्क लोग हैं वोटिंग का प्रयोग सभी लोग करते होंगे। तो हमारे यहाँ जो भी लोकसभा के चुनाव होने हैं, जो भी राज्य की विधानसभाओं के चुनाव होने हैं, उन पे जो वोटिंग होनी वो कौन सा, उनमें कौन वोट कर सकता है, वयस्क लोग, ठीक है ना। तो ये आर्टिकल 326 में कहा गया है, जो वयस्क है वही वोटिंग का प्रयोग कर सकता है। आगे हम लोग चलते हैं, देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 330 में क्या है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण। तो देखिए मैंने बोला ना कि जितने भी अनुसूचित जातियाँ हैं, अनुसूचित जनजातियों के लिए जो भी प्रावधान किए गए हैं उनको आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, तो आप लोग 330 में याद रखिए, यहाँ से इम्पोर्टेंट है। आगे हम लोग देखते हैं 331, ये आगे जितने भी आर्टिकल आ रहे हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जा चुके हैं, चूँकि मैं भी कई बार पेपर दे चुका हूँ आयोग के, तो मुझे पता है कई बार रिपीट हुए हैं यहाँ से क्वेश्चन। यहाँ से देख लेते हैं आर्टिकल 331, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 331 के अनुसार लोकसभा में कुछ आंग्ल भारतीय सदस्यों का भी मनोनयन होता है, ठीक है ना। तो ये प्रथा अब समाप्त कर दी है भाजपा गवर्नमेंट के द्वारा, तो आप इसको याद रखना। आगे हम लोग चलते हैं आर्टिकल 333 के अनुसार राज्यों की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। जिस तरीके से लोकसभा में प्रतिनिधित्व होता है आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए, आंग्ल भारतीय समुदाय कौन से हैं आप लोग समझ ही गए होंगे, कुछ ऐसे नागरिक जो भारत में पैदा होते हैं, विदेशों में कहीं रहने लगते हैं जाके, तो उन्होंने आंग्ल भारतीय समुदाय के ही सदस्य इस तरीके से बोले जाते हैं वो। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं यहाँ से 331 और 333। इसी तरीके से आगे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 338 और 338 काम है, देखिए ये बाद में बना है, इसमें का लगाया ना, तो देखिए अनुसूचित जनजाति आयोग और अनुसूचित जाति आयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आप लोग याद रखोगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल 340, देखिए अनुसूचित जाति हो गया, अनुसूचित जनजाति हो गया, अब आ गया पिछड़ा वर्ग। तो पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए एक आयोग की नियुक्ति किया जाना। तो देखिए संविधान कहता है कि 340 में पिछड़ा वर्ग आयोग का भी एक नियुक्ति का प्रावधान दिया गया है, ठीक है ना, इस तरीके से। आगे हम लोग चलते हैं 343 में क्या है, संघ की राजभाषा क्या होगी, इसके बारे में बताया गया है, इसको एज इट इज याद रख लीजिए। आगे 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समितियाँ, कुछ समितियाँ और कुछ आयोग बनाए गए हैं, वो आर्टिकल 344 में हमें देखने को मिलते हैं, तो राजभाषा के ही संबंध में है, इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे 350 का देखिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से लिख देता हूँ IMP का मतलब जितने भी IMP हैं उसका मतलब है कि कम से कम क्वेश्चन 3 से 4 बार किसी भी पेपर्स में पूछे जा चुके हैं, लगातार इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। तो आर्टिकल 350 का हमें क्या लिखा है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में ही शिक्षा देने की सुविधा। तो यदि कोई बच्चा है अगर प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने जाता है तो सबसे पहले उसको जो शिक्षा दी जाएगी वो उसकी मातृभाषा में दी जाएगी। अब उसकी मातृभाषा तेलुगु भी हो सकती है, तमिल भी हो सकती है, केरला भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना, यहाँ से आप ध्यान रखना। आगे 355
देखिए यहाँ पर वाहन नहीं होगा, यहाँ पर होगा बाह्य। यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको इधर लिख देता हूँ, जगह कम है। बाह्य आक्रमण लिखा है, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने में संघ का कर्तव्य। यदि हमारे ऊपर बाहर से आक्रमण हो जाता है या आंतरिक अशांति या कुछ ऐसे हमले हो जाते हैं, तो उनसे जो रक्षा करने का जो कर्तव्य होगा वो संघ का होगा। उनसे जो रक्षा उनका, जैसे हमारा केंद्र सरकार है तो वो हमारा क्या करेगी, रक्षा करेगी यदि बाहर से आक्रमण हो जाता है तब। ये बात किस में कही है, आर्टिकल 355 में कही गई, इसको भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसी तरीके से आर्टिकल 356, ये आपातकाल, ये इनको कहते हैं आपातकालीन, यहाँ आपातकालीन उपबंध, ठीक है ना, इसीलिए इम्पोर्टेंट है आपातकालीन उपबंध। आगे हम लोग देखते हैं आर्टिकल 356, राज्य में संवैधानिक होगा, ये सर्वाधिक नहीं है, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक है, संवैधान, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे कि राज्य में क्या है, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की दशा में उपबंध, मतलब अगर राज्य में कोई जो भी सरकार है अगर वो विफल हो जाती है किसी भी आक्रमण को रोकने के लिए, तो ऐसी दशा में क्या उपबंध होंगे, ये आर्टिकल 356 में हमें बताए गए हैं। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। आर्टिकल 368 अपने आप में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप एज इट इज ही याद कर लो, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि आर्टिकल वो संविधान में जो संशोधन होता है वो कौन से आर्टिकल के अनुसार होता है, तो यहाँ से हम लोग बता देंगे 368 आर्टिकल के अनुसार होता है। तो यहाँ पर संशोधन करने की जो शक्ति है वो किसके पास होगी, संसद के पास होगी। 2 क्वेश्चन यहाँ से निकल रहे हैं। नंबर 1, संविधान में संशोधन किस आर्टिकल से हो सकता है और किसको शक्ति प्राप्त है, तो दोनों क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। उसी तरीके से हमारे संविधान में कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं राज्यों के लिए, तो कौन कौन से हैं यहाँ से देख लेते हैं। आर्टिकल 371 में महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में बताया गया है, ठीक है ना, कुछ विशेष प्रबंध किए गए हैं। अब आगे वाले आर्टिकल्स हैं उनको हम लोग देख लेंगे कौन कौन से राज्यों के लिए कौन कौन से आर्टिकल अलॉट किए गए हैं। एक तो 371 है, महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में कहा गया है। आगे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं 371 का हमें क्या है, नागालैंड राज्य के संबंध में कहा गया है। लेकिन नागालैंड अपने आप में एक बहुत अशांत क्षेत्र है, इसीलिए जो भी प्रावधान किए गए हैं वो 371 का में किए गए हैं। इसी तरीके से ये एज इट इज़ याद रखिए, क्योंकि अभी पीसीएस में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि नागालैंड के बारे में विशेष उपबंध कौन से आर्टिकल में है, तो यहाँ से आप लोगों को पता लग जाएगा 371 का में। आगे 371 खां में असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, ठीक है ना, आप बस ये राज्यों को याद रखिए, यहाँ से यही इंपॉर्टेंट है। 371 का मणिपुर राज्य के बारे में बताता है। 371 सिक्किम राज्य के बारे में बताता है। ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश से अब सीमा साझा करते हैं, तो वहाँ पर क्या है, बांग्लादेश से क्या है, घुसपैठ होती रहती है, तो ये अशांत क्षेत्र हैं, इनके बारे में विशेष प्रबंध किए, विशेष हमारे यहाँ संविधान में कुछ विशेष प्रावधान है, वो आपको आर्टिकल से याद रखने हैं बस। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। 371 झा गोवा राज्य के बारे में विशेष उपबंध। 376 में अब देखिए बस विशेष उपबंध यहाँ तक ही है, इसके आगे हमें कुछ नहीं याद करना, 371 झा ही तक याद करना है। आगे हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और हैं, बस हम लोग समाप्ति की ओर है। अब देखिए 376 में क्या है, न्यायाधीशों के न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में क्या उपबंध रहेंगे, इसमें उनके जो विशेषाधिकार हैं उनके बारे में बताया गया है। इसी तरीके से 377 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध, ठीक है ना, ये आर्टिकल पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, न्यायाधीशों के बारे में पढ़ चुके हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन इनके बारे में क्या उपबंध रहेंगे ये यहाँ पर बताया। इसी तरीके से 378 लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध, तो ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं, इनके बारे में कुछ विशेष प्रावधान हमारे संविधान में किए गए हैं, इनको याद रखेंगे आप। आगे चलते हैं, इसी क्रम में आगे हम लोग देख लेते हैं। बस ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जो हमें यहाँ से पढ़ने थे। हमारे यहाँ 395 आर्टिकल हैं, तो मैंने बता दिया 395 को पूरे को याद नहीं रखना आपको, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनको याद रखना था, हम लोग एक एक करके डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या करना है, इसको वीडियो को आप 2 से 4 बार देख लीजिए। 2 से 4 बार देखने में क्या होगा, कुछ आर्टिकल्स आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे बार बार देखने से ही। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ये आर्टिकल यहाँ पर समाप्त हो गए। आगे क्या है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आपको यहाँ से अगर कुछ सीखने को मिला हो तभी आप इसको सब्सक्राइब करिएगा, अदरवाइज़ मैं तो अपने वीडियोस बनाता रहता हूँ। मैं बस आपकी हेल्प करना चाह रहा हूँ कि आप जो भी पेपर्स दे रहे हैं उसमें जल्दी जल्दी सफल हो जाएं। आगे बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद आपका।